हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम नाइन्थ का सिलेबस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोशन वाला चैप्टर करवाया था। कई सारे लेक्चर मैंने उसके डाल दिए हैं यूट्यूब पर। अब मैं आपको आज मैं पढ़ाऊंगा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पहला जो लेक्चर है वो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है। बाद में हम उसके हायर लेवल पर चलेंगे। तो पहले कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है फोर्स की। फोर्स के बारे में देखिए बेटा, फोर्स का नाम सबने सुना है, तो हमने फोर्स को डिफाइन करना है कि फोर्स होता क्या है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। बेटा जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये आप इसको पुल करते हैं, पुल किया आपने बॉडी को, या मान लीजिए किसी बॉडी को आपने पुश किया, ये पुश किया, धकेला या खींचा। तो पुल या पुश की फॉर्म में किसी भी बॉडी पर जो आप एफर्ट करते हैं, पुल या पुश की फॉर्म में किसी भी बॉडी पर जो आप एफर्ट करते हैं, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, या पुल या पुश, सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जब पुल या पुश हम करते हैं किसी बॉडी को, ताकि वो अगर रेस्ट में है तो वो चल पड़े, चल रही है तो रोकना है या स्पीड बढ़ानी है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, कुछ भी हो सकता है वो स्टेट। तो वो जो पुल एंड पुश हम करते हैं उसी को फोर्स कहते हैं, उसी को कहते हैं फोर्स। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। जैसे आपने धकेल दिया, खींच लिया, तो इसका हम कहते हैं हमने फोर्स लगा दिया। तो फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा या करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा फोर्स या तो बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा या स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है हमने किसी बॉडी थी, फोर्स लगाया, चल पड़ी, चल रही थी, रुक गई। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है बॉडी भारी थी, ज्यादा मास की थी, हमने पुश या पुल किया तो बॉडी चली नहीं, लेकिन हमने एफर्ट तो किया ना। तो कई बार तो हमारा एफर्ट बॉडी की स्टेट में चेंज कर देगा, कई बार स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा। तो उसी एफर्ट को जो पुल या पुश की फॉर्म में हम बॉडी पर करते हैं उसको बोलते हैं फोर्स। और फोर्स को आप कई अलग अलग नामों से पढ़ते हैं, कभी कुछ नाम होगा, कभी कुछ नाम होगा, तो कई कई अलग अलग नाम से फोर्स को पढ़ेंगे। जैसे आप फ्रिक्शन सुना होगा आपने, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगता है बॉडी दो सरफेसेस के बीच में, तो फ्रिक्शन एक फोर्स ही तो है, वो भी फोर्स का ही नाम है, फ्रिक्शन भी। आपने नाम सुना होगा वेट, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। बेटा वेट ऑफ द बॉडी भी तो फोर्स है, फोर्स है। अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगाती है उसी को तो वेट कहते हैं। अर्थ के द्वारा लगाएगा फोर्स ही वेट होता है, तो वेट इज आल्सो फोर्स। आपने शायद सुना हो रस्सी है, रस्सी में खिंचाव प्रोड्यूस होगा, रस्सी को खींच दो या रस्सी के नीचे वेट बांध दो तो उसमें खिंचाव आता है, इसको कहते हैं टेंशन। टेंशन दिमाग वाली नहीं, रस्सी में जो खिंचाव आता है उसकी बात कर रहा हूं। जैसे रस्सी बांध दी, नीचे वेट बांध दिया तो रस्सी में खिंचाव आ जाएगा, उसको टेंशन कहते हैं। तो टेंशन भी फोर्स ही होता है, कोई नई चीज नहीं होती, फोर्स का एक नाम है। तो मैं कह रहा हूं फोर्स अलग अलग नामों से हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फोर्स की बात है जो पुश या पुल की फॉर्म में बॉडी पर एफर्ट किया जाता है, जो बॉडी की स्टेट को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं फोर्स, एफर्ट को। ऐसे कई बार हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस्ड फोर्सेस। कई बार बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं बैलेंस्ड फोर्सेस या अनबैलेंस्ड फोर्सेस से मीनिंग क्या है। देखो बिल्कुल इजी एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लो बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए मैंने इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपको ये तो पता होगा ना फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। न्यूटन इसकी यूनिट है जिसको कैपिटल एन से हम लिखते हैं। ऐसा यूनिट मतलब यूनिट तो और भी है, ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन है। सही बता देता हूं, एक सीजीएस यूनिट भी होती है इसकी, सीजीएस यूनिट, वो डायन है, डायन। डायन भी इसकी यूनिट है, ध्यान रखना। और 1 न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर है। तो डायन क्या है, सीजीएस यूनिट है इसकी, फोर्स की, डायन। तो चलो यूनिट तो आपको छोटी क्लासेस में बताई जाती होंगी, अब बता रहा हूं। न्यूटन भी यूनिट है, डायन भी यूनिट है इसकी। तो मान लीजिए मैंने बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और 20 न्यूटन का इधर लगा दिया। तो आप खुद सोचो, जैसे ये बॉडी है, अगर मैं इसमें 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, 20 का इधर लगा दूं,
तो ना तो बॉडी राइट में गई ना बॉडी लेफ्ट में गई, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ना तो ये राइट में जा पाएगी ना लेफ्ट में जा पाएगी। इसका मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं बैलेंस्ड हैं, और या इन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे, अगर बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। मैं क्या कह रहा हूं, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी जब बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ना तो बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो एज इट इज यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, वो चलेगी नहीं अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस जब होते हैं ना, जब किसी बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं, तो हम एक बात और कहते हैं, कई बार हम बोलेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वर्ड, एक वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यही होता है कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इसका ये वर्ड है टेक्निकल। तो अगर बॉडी को कहूं इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, उसी को बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना कहा जाता है। तो कई या तो बोलो बॉडी पर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो तो आप कह सकते हो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मींस सारे फोर्सेस मिला के उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, इसका मतलब सारे फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो यही मतलब होता है बैलेंस्ड फोर्सेस का। एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आसान सा शुरू में। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स राइट में लगाया, मान लो 50 न्यूटन का राइट में लगाया, मान लीजिए 30 न्यूटन का लेफ्ट में लगाया। अब प्रैक्टिकली सोचो आप, जैसे ये बॉडी है, मैं 50 न्यूटन राइट में लगाऊं, 30 लगाऊं लेफ्ट में, तो जिधर फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी उधर ही जाएगी ना, जिधर फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उधर चल पड़ेगी। तो इसका मतलब ये 50 वाला बॉडी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाए, बैलेंस नहीं हो पाए, ये वाला फोर्स ज्यादा था। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। इसका मतलब बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है। और बेटा जब भी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी, बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी, या ये बोलिए बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बॉडी का, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब अनबैलेंस्ड होंगे। जिधर भी फोर्स ज्यादा है उसी तरफ रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा और उसी तरफ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यह बैलेंस्ड फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस फोर्स की डेफिनेशन। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट भी मैंने साथ साथ बताने की कोशिश की। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होती हैं। तो ये तो बात हुई फोर्स का बेसिक आइडिया। आज मैं कह रहा हूं ना, इस लेक्चर में मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, छोटी छोटी डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे आगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में थ्योरी को ध्यान से सुन लो आपको। जैसे एक तो फोर्स होगा, एक वर्ड यूज करते हैं इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया पूछा जाता है। तो आपसे पूछते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा जैसे कोई बॉडी रखी हुई है, मैं जो बॉडी रेस्ट में उसका एग्जांपल ले लेता हूं। तो आपको पता भी बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो वो बॉडी अपने आप चलती नहीं, अपने आप नहीं चलेगी। ऐसा नहीं भी बॉडी रखी अपने आप चल पड़ी, आपको पुल या पुश या मतलब फोर्स लगाना पड़ता है उसके ऊपर, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब बॉडी चलना स्टार्ट करती है। ऐसे ही मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन, और कोई भी सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो। मान लो ऐसा कोई वैसे होता नहीं कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस, लेकिन मान लो एक सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, उस पर आपने बॉडी को चला दिया, उस पर आपने बॉडी को चला दिया, तो बेटा वो बॉडी अपने आप कभी नहीं रुकेगी। जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो बॉडी रुकेगी नहीं। तो बेटा हर बॉडी की
इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है हर बॉडी के अंदर। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अपने आप चेंज नहीं करती, अपने आप चेंज नहीं करती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो बॉडी की स्टेट अपने आप चेंज नहीं होती, बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, उसकी टेंडेंसी उसी स्टेट में रहने की होती है। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की सेम स्टेट में रहने की, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसी को कहते हैं इनर्शिया। इसको इनर्शिया कहते हैं। क्या क्या समझ पाए? किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अपने आप चेंज नहीं करती जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। कोई बच्चा सोचेगा भाई डेफिनेशन क्या लिखूं जिसकी, मैं डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन बता देता हूं। आप लिखिए, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, इनएबिलिटी मतलब अक्षमता, अक्षमता ना करने की, ना कर सक, कोई चीज ना कर पाना, इनएबिलिटी। द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी कैन नॉट चेंज its state of rest, the inability of the body due to which body cannot change the state of rest or state of uniform motion by its own, the inability of the body due to which body cannot change its state of rest or state of uniform motion by its own unless no external force is acting on the body, unless no external force is acting on the body is called inertia। क्या बोल गया मैं? किसी भी बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसके कारण वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, उसी इनएबिलिटी का नाम या उसी प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। और इनर्शिया जो है मास पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मास कम है तो इनर्शिया कम है। हल्की बॉडी का इनर्शिया कम होता है, भारी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, ध्यान रखना, इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। देखो तो प्रैक्टिकली सोचो, हल्की बॉडी है थोड़ा सा फोर्स लगा के भी चला दोगे, भारी बॉडी है चलाना हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तब चलती है भारी बॉडी। हल्की बॉडी तुरंत चल पड़ती है। इसका मतलब हल्की बॉडी की स्टेट आसानी से चेंज होगी, भारी बॉडी की स्टेट आसानी से चेंज नहीं हुई। तो इसलिए भारी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, हल्की बॉडी का इनर्शिया कम होता है। चलो ये तो बात हुई इनर्शिया की। लेकिन बेटा इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया को हम 3 अलग अलग तरीके नाम दे देते हैं, चीज तो एक ही है बट नाम 3 अलग अलग देके समझाते हैं। जैसे एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और बेटा एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाम सबने सुने होंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो वही डेफिनेशन ही बता रहा हूं आज, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से, बस आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी इससे लेक्चर के बाद। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, तीनों ही कोई भी इनर्शिया और डिपेंड मास पे ही करेंगे, ये नहीं कि। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? आप खुद सोचो क्या कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब। सिंपल वर्ड्स में बोलो, आसान वर्ड्स में याद करो चीज को। क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। क्या बोल रहा मैं? इफ बॉडी इज इन रेस्ट it will try to remain in rest. If body is in rest, it will try to remain in rest unless no external force is acting on the body. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। इस प्रॉपर्टी का नाम या इस इनएबिलिटी का नाम इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक, समझ में आएगा कि कोई बॉडी रेस्ट में तो उसकी टेंडेंसी भी रेस्ट में रहने की होती है। अब इसके कोई एग्जांपल पूछ लेते हैं आपसे, कोई ऐसा बताओ भी एग्जांपल क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का।
बहुत डेली लाइफ से एग्जांपल दे सकते हो आप। जैसे मैंने अभी कहा था, जैसे आपके रूम में कुर्सी रखी है, टेबल चेयर है मान लो रूम के अंदर, तो बेटा टेबल चेयर रखी हुई है, क्या कभी ऐसा हुआ कि अपने आप चल पड़ी हो? आपने कोई एफर्ट फोर्स लगाया नहीं, क्या ऐसा हुआ कि टेबल चेयर अपने आप चल पड़ी? कभी नहीं चलती, फोर्स लगाना पड़ता तब उनकी स्टेट चेंज होती है। इसका मतलब उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और एग्जांपल देता हूं, आपने सबने महसूस किया होगा, डेली लाइफ का एग्जांपल है। जैसे मान लो आप एक बस में बैठे हैं, बस स्टैंड पे बस खड़ी है, आप उसमें बैठे हैं, अब एकदम से बस चल पड़े, तो जैसे बस चलती है आपने महसूस किया होगा, आपको ऐसा लगता है जैसे आप पीछे की तरफ गिर गए। महसूस किया होगा ना, बस चलते ही आपको ऐसा लगता है जैसे हम पीछे गिर गए। तो बेटा दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या फंक्शन है, इसमें एक मिसकंसेप्शन है। मैं अब एक मेन पॉइंट बताता हूं इस एग्जांपल में, देखना पता क्या है। जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, मैं खड़े होने का एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप बस में खड़े थे, बस रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, बस चल पड़ी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पीछे गिर गए, आप पीछे की तरफ झटका लगेगा आपको। कोई आपसे पूछेगा कि आप बस जब चली, तो जैसे आप ये खड़े थे, बस चली तो आप पीछे गिर गए, क्या आप पीछे मुंह करे? क्या आप बस चलने से पीछे मुंह करे? तो बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं हाँ जी, बस चली और हम पीछे गिर गए तो पीछे चले गए हम। ये गलत जवाब है, हम पीछे नहीं गए। सुनना मेरी बात को। हुआ क्या कि जब हम बस में खड़े थे तो हमारे पांव बस के कांटेक्ट में थे, हमारे पांव बस के कांटेक्ट में थे। जैसे बस चली तो हमारे पांव बस के साथ चल पड़े, हमारे पांव बस के साथ चल पड़े, क्योंकि बस के कांटेक्ट में हमारे पांव। तो लेकिन बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा वो जहां था वहीं रहेगा, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा जहां था वहीं रहेगा, नीचे वाला हिस्सा चल पड़ा। तो इसलिए हमें ऐसा लगा हम पीछे गिर गए, जबकि हम पीछे नहीं गिरे, हम तो वहीं अपनी जगह पर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, जहां हो वहीं रहोगे, पीछे थोड़े जाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। तो ऊपर वाला पार्ट जहां था वहीं रहेगा, नीचे वाला पार्ट आगे निकल गया, तो हमें ऐसा लगा हम जब पीछे चले गए, जबकि हम पीछे नहीं चले गए। हमारी बॉडी तो जहां थी वहीं रहने की कोशिश करिए, लोअर पार्ट आगे चला गया, लोअर पार्ट आगे चला गया। ये ध्यान रखना है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं पीछे चले जाएंगे जी, पीछे नहीं जाएंगे, लोअर पार्ट आगे चला जाएगा, अपर पार्ट जहां था वो वहीं रह जाएगा। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैंने कुछ एग्जांपल दिया, और भी एग्जांपल दे सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जैसे पेड़ है, उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, मतलब एप्पल का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, उस पेड़ को हिलाओ, उस पेड़ को हिलाओ तो उसके पत्ते और फ्रूट जो नीचे गिर जाते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण है। और एग्जांपल दे सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जैसे कपड़े धोए आपने, कपड़े धोने के बाद आप झटकते हो कपड़े से। कई बार आपने देखा अपने घर में अपनी मम्मी को कपड़े धोते हैं, वो कपड़े धोने के बाद ना वो कई बार कपड़ों को झटकाते हैं, यूं झटकाते हैं। पता क्यों झटकाते हैं? वो कुछ आइडिया है कभी क्यों ऐसा किया? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण किया। आपने देखा होगा ना, कपड़े से झटकाने से पानी अलग हो जाता है कपड़े से। अब कपड़े से झटकाने से पानी अलग क्यों हुआ? फिजिक्स क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है? तो बेटा रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे रीजन है इसमें? बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऐसे रीजन है, जैसे आपने कपड़ा यहां पकड़ा हुआ है, आपने झटका मारा तो पानी के जो मॉलिक्यूल है उनको फोर्स नहीं लगा, कपड़े पे फोर्स लगा, तो कपड़ा तो यहां से आगे आ गया। पानी के मॉलिक्यूल पे फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाया, वो जहां थे वहीं रह गए, कपड़ा निकल गया वहां से और पानी के मॉलिक्यूल अलग हो गए, क्योंकि उन पर तो फोर्स लगा नहीं, कपड़े पे फोर्स लगा और फोर्स कपड़े से पानी के मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर नहीं हो पाया। जिन मॉलिक्यूल से फोर्स नहीं लगा वो जहां थे वहीं रह गए और कपड़े से अलग हो गए। ये फिजिक्स है, सिंपल सी फिजिक्स है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। अब ये तो बात हुई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, बहुत सारे और भी एग्जांपल आपको बुक्स में मिलेंगे। इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा सिंपल, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने डिफाइन किया, वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हो। क्या होना चाहिए इनर्शिया ऑफ मोशन? क्या डेफिनेशन पढ़नी चाहिए? आप खुद सोचो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन बेटर वर्ड है वैसे, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी मोशन में रहने की होगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। मतलब अगर बॉडी चल रही है तो चलती रहने की कोशिश करेगी, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, वरना अपने आप ना स्पीड घटेगी ना स्पीड बढ़ेगी। जैसे वो चल रही है वो कोशिश करती है वैसे ही रहे, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो टेंडेंसी है बॉडी की चलते रहने की, इसको नाम दिया गया इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी को इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं।
क्या लिखोगे इसके बारे में, कोई पूछ ले तो क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन? तो मेरे ख्याल से आपने क्या कहना चाहिए, इफ बॉडी इज इन रेस्ट, सॉरी, इफ बॉडी इज इन मोशन it will try to remain in motion. If body is in motion, it will try to remain in motion unless no external force is acting on the body. अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी चल रही है तो वो चलने की ही कोशिश करती रहेगी, अपने आप नहीं रुकेगी। इसी को बोलेगा इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल देके समझा दो, बहुत आसान आसान एग्जांपल लो जो डेली लाइफ में आप फील करते हो, उसको देखो, वो एग्जांपल सेट करो भाई, फिजिक्स अपने आप याद हो जाएगी, कुछ समझ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि बेटा जैसे आप बस में जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक मार दी है, आपने नोट किया होगा जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है आप आगे की तरफ जाते हो। हुआ कभी ऐसा कि जैसे ब्रेक लगाए हम आगे गिरने को हो गए? होता ना कहीं पर ऐसा? दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो ही इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल कैसे, क्या हुआ इसमें, फिजिक्स क्या है इसके पीछे, कैसे समझाएंगे आप इसको? बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे मान लो आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, तो बेटा आपकी बॉडी का लोअर पार्ट भी बस के कांटेक्ट में है, आपकी पूरी बॉडी चल रही है, लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में है। ड्राइवर जब ब्रेक मारेगा तो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में था, बस रेस्ट में आएगी तो वो पार्ट भी रेस्ट में आएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट चल रहा था, उसकी कोशिश होगी चलते रहने की, उसकी कोशिश क्या होगी, चलते रहने की, तो वो आगे चलने की कोशिश करेगा और आप आगे की तरफ गिर जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी चल रही थी, लोअर पार्ट तो बस के कांटेक्ट में होने के कारण रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट चल रहा था, उसकी टेंडेंसी चलते रहने की है, इसलिए आप आगे जाते हो जब ब्रेक लगाए जाते हैं बस को। तो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सिंपल बस का एग्जांपल ले लो, स्कूटर मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लो। जैसे आप कोई मान लो आपके आगे ड्राइवर बैठा, राइडर है, बाइक चला रहा है, आप उसके पीछे बैठे हैं, जैसे ब्रेक लगाता है आप उसके ऊपर गिरने को हो जाते हो, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल देके आप समझा सकते हो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कई बार कोई आदमी चलती हुई बस में से उतर जाए, चलती हुई बस में से उतर जाए, तो जो भी आदमी चलती हुई बस में से उतरेगा ना, वो बस के साथ थोड़ा धीरे धीरे दौड़ेगा, पहले बस के साथ साथ दौड़ेगा। अगर वो एकदम से चलती हुई बस में से उतर के रुक जाए, साथ साथ ना दौड़े, तो गिर जाएगा, गिर जाएगा वो आगे। क्यों गिर जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण गिर जाएगा बेटा, क्योंकि जब वो बस में बैठा था उसके अंदर मोशन थी, उसकी बॉडी के अंदर, उसने बाहर छलांग लगाई, ग्राउंड के साथ उसके पांव कांटेक्ट में आ गए, और ग्राउंड के साथ पांव कांटेक्ट में आ गए तो बेटा पांव रुक के उसकी ऊपर वाली बॉडी चलने की कोशिश करेगी। अगर वो साथ साथ नहीं दौड़ा तो ऊपर बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी, पांव तो रेस्ट में आ गए तो आगे गिर जाएगा वो। तो इसलिए चलती हुई व्हीकल में से जब हम उतरते हैं थोड़ा सा साथ साथ चलना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, तभी हम रुकेंगे, वरना तो हम गिर जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे। दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बारी आती है। जैसे आपने दो इनर्शिया डिफाइन किए, वैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो क्या होना चाहिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? मेरे ख्याल से तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो, मैं तो इसको यूं कहूंगा कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसकी टेंडेंसी हमेशा सेम डायरेक्शन में चलने की होगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो जिस डायरेक्शन में वो चल रही है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, लेफ्ट या राइट में नहीं मुड़ेगी। जिस स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसी लाइन में वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना किया जाए। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या कहेगा, मैं इसको वर्ड्स में लिखना हो तो क्या कहेंगे आप? इसको वर्ड्स में डिफाइन कैसे करेंगे आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को? मेरे ख्याल से तो आप कहेंगे इफ बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन it will remain in same direction, yeah, it will maintain its direction of motion unless no external force is acting on the body. जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करती जब तक फोर्स नहीं लगाते। फोर्स लगाओगे तो बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी, वरना डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसको नाम दे दिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसका भी एग्जांपल लेके समझाते हैं, उससे आसान होगी चीजें, समझ में आएंगी। सबसे आसान एग्जांपल बस के हैं, सबने देखे होते हैं, बचपन से हम देखते आए हैं। बस या गाड़ी कोई चीज बोलो आप। जैसे बस का एग्जांपल लूं मैं, मान लो आप बस में जा रहे हो,
बस एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, सोचो अपने आप को, जैसे आप बस में बैठे हो, स्ट्रेट रोड पे बस जा रही है। आपने कभी नोट किया हो, जैसे ही ड्राइवर बस को टर्न करता है, वो ड्राइवर बस को मान लो लेफ्ट में टर्न करता है, तो आप राइट में गिर जाते हैं। वो राइट में टर्न करता है तो आपको लगता है जैसे हम लेफ्ट में गिर गए। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ऐसा है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चा सोचेगा उसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहां से आ गया? बिल्कुल सिंपल। बेटा देखो, आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, बस भी स्ट्रेट लाइन में थी, आपकी बॉडी भी स्ट्रेट लाइन में थी। ड्राइवर ने बस को तो मान लो लेफ्ट में टर्न कर दिया, लेकिन आपकी बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश कर रही है ना। लोअर पार्ट तो बस के साथ टर्न कर गया, अपर पार्ट तो स्ट्रेट लाइन में रहने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो बेटा बस लेफ्ट में गई तो आपकी बॉडी स्ट्रेट चलने की कोशिश कर रही है, तो आपको जैसे लगा जैसे आप राइट में गए, जबकि आप राइट में नहीं गए, आप तो जैसे थे वहीं रहे, बट बस के कंपैरिजन में राइट में हो गए। बस के कंपैरिजन में राइट में, अगर बस लेफ्ट में गई है तो ऐसी बस राइट में गई तो आप स्ट्रेट जाने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा जैसे हम लेफ्ट में गिर गए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सेम स्टेट में रहने की टेंडेंसी रख रही है, उसके अंदर तो वही स्टेट चेंज करने की टेंडेंसी नहीं है, वो तो अपने आप चेंज स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी सेम डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज होगी, बगैर फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का आप एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल और भी बन सकते हैं। तो ये मैंने आज डेफिनेशन डिस्कस की है फोर्स की और 3 टाइप के इनर्शिया की। बाकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ न्यूटन्स लॉज वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर डाल रहा हूं ताकि बच्चे एकदम से बोर ना हो, थोड़ी छोटी चीजें हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।